गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा है तुम लोग? चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक कहानी सुनाया था लाइट के बारे में कि कैसे कितने साइंटिस्ट आए थे, कितना लंबा डिबेट चला था। ओके, 10 मिनट में हमने उस पूरी स्टोरी को फिनिश कर दिया था। कोई कह रहा था लाइट वेव है, कोई कह रहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है। फिर फाइनली सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है। ठीक है, और हम लोग अभी लाइट को क्या मान रहे हैं? लाइट हमारे लिए कंप्लीटली वेव है। ठीक है बच्चों, अच्छा। So in the last chapter, that is geometrical optics, जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें we have analyzed the behavior of light up to macroscopic level। अच्छा, मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस चैप्टर में जो हम लोग लाइट का बिहेवियर को एनालाइज कर रहे थे, बोल रहे थे कि रेक्टेड लिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो भी उसमें ना जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होता था, दैट मींस जो भी डिवाइस यूज करते थे, जो भी एपरेटस यूज करते थे, उसका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। जैसे लाइट का वेवलेंथ आपको पता है एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻⁻10 मीटर में होता है, और आप जो भी लेंस यूज कर रहे थे, मिरर यूज कर रहे थे, वो सेंटीमीटर में होता था। तो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने ऊपर से जो लाइट को एनालाइज कर लिया था, उसके बिहेवियर को एनालाइज कर लिया था। लेकिन इन दिस चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, हम थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे। लेट्स स्क्रैच द सरफेस। मतलब कि अब हम लोग जो लाइट के बिहेवियर को एनालाइज करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डीपली हम लोग एनालाइज करेंगे। दैट मींस कि जो भी एपरेटस यूज करेंगे, जो भी डिवाइस यूज करेंगे, जो भी ऑब्स्टेकल यूज करेंगे, मतलब लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो उन सब चीजों का जो साइज होगा वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा, कंपैरेबल होगा। ठीक है, मतलब सपोज करना ऐसा कि लाइट को हम एक गैप से पास कराएंगे और वो गैप इतना पतला होगा, मतलब उसके गैप का जो साइज है वो माइक्रोमीटर में होगा, 10⁻⁸ मीटर में होगा। वहां से उस लाइट को पास कराएंगे तो देखेंगे कि साला ये लाइट सच में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है या नहीं करता है। ठीक है, जो रेजर ब्लेड होता है उसका जो एज है वो कितना थिन होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है ना। उस पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, क्या वहां पे शैडो कास्ट करता है या नहीं करता है। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। समझ गए बच्चों? चलो, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑलरेडी क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो। ऑप्टिक्स आपने अभी मतलब लाइट के बारे में अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ लिया। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, है ना। बेसिक से थियरी बेस्ड है। तो जब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने बोल दिया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। लेकिन उसी के साथ साथ एक साइंटिस्ट आए थे, कौन? हाइगन्स। उन्होंने बोला था सबसे पहले लाइट के बारे में कि हाँ, वो अज्यूम किया था कि लाइट जो है वो एक वेव है। कोई भी अगर पॉइंट सोर्स है वो एक सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस है और वो वहां से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिससे लाइट क्या है, आगे जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन उस समय लोगों को इतना बिलीव था, वही ना कि मतलब भाई ने बोला है लाइट अगर पार्टिकल नेचर है तो है। लोगों ने यही बोला था न्यूटन को, मतलब हाइगन्स को। न्यूटन ने बोला है मतलब पार्टिकल नेचर है तो है। भाई सबने पार्टिकल नेचर मान लिया था। लेकिन अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि आखिर वो हाइगन्स भाई साहब क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो हाइगन्स वेव थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको मैं एक टर्म है जो मैं यूज करूंगा फ्रीक्वेंटली, उसको पहले समझा देता हूं। वो क्या है? वेव फ्रंट। अब बुक में पढ़ते हैं ना बच्चे, पूरा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनको फील नहीं आती ये वेव फ्रंट होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन आप रट लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको फील ही नहीं आएगा यार ये वेव फ्रंट क्या है, अजीब सा नाम है। उसको समझते हैं बच्चों। वेव फ्रंट समझने के लिए ना मैं आपको एक चीज समझाऊंगा क्या यार, आप तुमको पता है, पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी पढ़ा है तुमने, उसमें तुमको पढ़ाया गया है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है।
ओके, सो इससे r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे kq/r। अच्छा, इधर r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा kq/r, इधर r डिस्टेंस पे kq/r, इधर भी kq/r। कैसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पे पोटेंशियल kq/r होगा। ओके, तो उन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा। पॉइंट चार्ज है तो पता है आपको ये स्फीयर बनेगा, ठीक है, 3D है इधर भी। तो सो बेसिकली ये जो सरफेस है इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खास बात क्या है। So we can say the potential of each and every point on this surface is same, ठीक है। So that is why this surface is known as the equipotential surface, ठीक है। अब थोड़ा सा भारी लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा हेवी वर्ड यूज करेंगे। The locus of all the points having same potential are known as equipotential surfaces, okay, समझ गए। कोई एक और होगा यहाँ पे, तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका भी पोटेंशियल सेम होगा, ऑल्दो इनका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। लेकिन इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम है। समझ में आया, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है which is always perpendicular to the equipotential surfaces, पता है ना आपको, ठीक है। फील्ड लाइंस हमेशा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। बस ये दो बातें आपको याद है ना। तो आपको वेव फ्रंट, अब आप आ गया आपको वेव फ्रंट, मैं बस आपको कनेक्ट कर देता हूँ कैसे, ठीक है। अच्छा, इसी में क्यों बता, पॉइंट सोर्स ना होके लाइन सोर्स होता तो जिसके लिए हम लोग लैम्डा कूलॉम पर मीटर डिफाइन करते हैं, तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा बताओ। अच्छा, जो बच्चे क्लास किए थे ना कुछ दिन स्कूल में, आपको एक दिन क्लास में भी मेरा डिस्कशन हुआ था ऐसे वेव वाले चैप्टर में। सो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो एक सिलेंडर बनता है, ठीक है। इस सिलेंडर में जितने भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट सोर्स हो गया, लाइन सोर्स हो गया। अगर हम पॉइंट किसी भी सोर्स को बहुत दूर रख देते हैं, इंफिनिटी पे रख देंगे, तो वहां से जो फील्ड लाइंस आती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है, जिसको आप लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना ये। अच्छा, इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा सेम यहाँ पर। इसका मतलब ये जो एक सरफेस बना है, ठीक है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। तो बस ये दो बात आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब देखो वेव फ्रंट समझ में आ गया आपको। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, the locus of all the points having same phase known as wave front। ये क्या लिख दिया सर, समझो बच्चों इस बात को। मान लो कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स, ओके। यहां पर फेज की बात हो रही है, सेम फेज। अब पोटेंशियल भूल जाओ, फेज पे आते हैं। वेव है ना तो फेज होगा, याद करो वेव फेज SHM y is equals to a sin omega t minus x। what is omega t minus x, that is known as the phase। phase मतलब कि वो डिसाइड करता है, देख जैसे ये सोर्स है ना, अब यहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है, एक यहाँ पे पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसको पहले जो सोर्स करता है सभी उसको फॉलो करते हैं, तो जिसको पहले एनर्जी मिलेगा वो पहले ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये फेज में लीड कर देगा, और ये बाद में स्टार्ट करेगा तो ये फेज में लैग करेगा। लेकिन अब सोचो ये सोर्स है, तो यहां से जो एनर्जी इन सब पे पहुंचेगा तो सबको एक साथ एनर्जी मिलेगा, बिकॉज सभी सेम डिस्टेंस पर है, तो सब एक साथ मोशन स्टार्ट करेंगे, तो ये सब एक साथ क्या होंगे, सेम फेज में होंगे ना, याद है, ठीक है। सो
ऐसे पार्टिकल्स, ऐसा पॉइंट्स जिनका फेस क्या होगा, सेम होगा, और उन सभी को मिला के जो अपन सरफेस बनाएंगे, दैट सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट। सिंपल। अच्छा, पता है नाम क्यों इसका वेव फ्रंट रख दिया, मुझे नहीं पता। आपको लिखना वेव फ्रंट है, बोलना वेव फ्रंट है, लेकिन समझना क्या है, इक्वी फेज सरफेसेस, ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट का फेस क्या होगा, सेम होगा, जस्ट लाइक इक्वी पोटेंशियल, ऐसे सरफेस को बोलेंगे वेव फ्रंट। बोलना वेव फ्रंट है, लिखना वेव फ्रंट है, समझना क्या है, इक्वी फेज सरफेसेस। समझ गए? बस कोई दिक्कत नहीं, इसी को वेव फ्रंट बोलते हैं। मतलब इसको एक लाइन 3 वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। ठीक है? अच्छा, कितने टाइप का होता है उसको समझते हैं। जो मेनली हमारे लिए है वो 3 टाइप का होगा। सो फर्स्ट होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो सोर्स होगा वो कैसा होगा, सोर्स जो होगा वो अपना पॉइंट सोर्स होगा। ठीक है? मान लो दिस इज द सोर्स। ओके, अच्छा, इससे सेम डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट्स होंगे, ये इन सब का फेस क्या होगा, सेम होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को अपन ने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक सरफेस बन गया। ठीक है? एंड दैट सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट। अच्छा, ये पॉइंट सोर्स है, इसका मतलब सिर्फ ये सर्कल नहीं होगा, बाहर भी होगा, अंदर भी होगा। सो 3D में ये एक स्फीयर बन जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, ये भी एक वेव फ्रंट होगा। सो दीज आर नोन एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है बच्चों, समझे इस बात को? कुछ नहीं है। अच्छा, इससे लाइट कैसे निकलेगी? तो लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है? यहां से ऐसे लाइट निकल रही है, मतलब अरे लाइट का मतलब क्या, वेव। लाइट इज अ वेव, मतलब ये सोर्स है, इट इज द सेंटर ऑफ एनर्जी। इसने यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वो एनर्जी सब यहां पहुंच गई। ठीक है? फिर उसके बाद यहां पहुंच गई। सो दिस इज नोन एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है? अच्छा, इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी मतलब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो आपको भी पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो पावर अपॉन एरिया होता है। ठीक है? तो पावर, एरिया क्या हो जाएगा, मान लो ये r डिस्टेंस है यहां से, तो 4 पाई r स्क्वायर। So we can say for the spherical wave front the intensity is inversely proportional to r square। समझ गए बच्चों? अच्छा, दूसरा cylindrical wave front, मतलब इसमें जो सोर्स होगा, कुछ भी मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है, देखो पहले पढ़ा देने का ये फायदा होता है। लाइन सोर्स। अच्छा, ये लाइन सोर्स का मतलब समझ गए? देख, अभी लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट का एग्जांपल 2 पॉइंट सोर्स का, तो एक बल्ब हो गया, बल्ब। ठीक है? चारों तरफ से लाइट निकलती है। लाइन सोर्स हो गया ट्यूब लाइट। ओके, एक ट्यूब लाइट पे ऐसे रख दो, तो उसमें से चारों तरफ ऐसे लाइट निकलेगी, ऐसे नीचे की तरफ, तो दिस इज द लाइन सोर्स। मतलब इसमें से जो लाइट निकल रही ऐसे, सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं, ये बाहर भी निकल रहा है, अंदर भी जा रहा है। ठीक है? लेकिन अब भाई मैं तो उसको बना नहीं सकता ना। ठीक है? तो इसमें जो वेव फ्रंट होगा ये लाइक दिस, मतलब ये जो सिलेंडर है उसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स सेम है। अब सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर है, तो सबको एक साथ एनर्जी मिलेगी।
एक साथ एनर्जी मिलेगी तो सब एक साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, एक साथ ऑसिलेट स्टार्ट करेंगे तो सबका फेज सेम होगा। सो ऐसे पार्टिकल्स जिन सबका फेज सेम है उन सबको मिला दो, वो जो सरफेस बन जाएगा दैट इज नोन एज द वेव फ्रंट। ओके, एक और बना देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ऑल राइट, अच्छा मान लो कि ये एक वेव फ्रंट है जिसका रेडियस r है, लेंथ इज l। ओके, सो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RL। सो 2 पाई RL। अब कोई भी सोर्स है उसका लेंथ तो फिक्स्ड है, सो इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगा 1 बाई R। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1 बाई R के। और इस केस में आप जैसे जैसे दूर जाएंगे ना इंटेंसिटी ज्यादा तेज से डिक्रीज करेगी, क्योंकि 1 बाई R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है कि जब एक बल्ब है उससे आप दूर जाते हैं तो ब्राइटनेस कम होती है, आपको दिखना कम हो जाता है, चमक कम हो जाती है। ठीक है, और तो इसीलिए आप बताओ कौन ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, हमें ये यूज करेंगे या ये यूज करना चाहिए? किसमें ज्यादा दूर जाने पे इंटेंसिटी जल्दी डिक्रीज कर जाएगा? सोचो। ठीक है, चलो थर्ड की बात करते हैं। ये प्लेनर वेव फ्रंट, ये क्या है? व्हाट इज दिस प्लेनर वेव फ्रंट? इसको समझो। प्लेनर वेव फ्रंट में सोर्स जो होता है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब कोई भी सोर्स इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब वहां से जो लाइट आएंगी वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे ना। ठीक है, इसका मतलब अगर सोर्स इन्फिनिटी पर है तो ये लाइट्स ऐसे आ रही है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सबका फेज सेम होगा। तो भाई सोर्स इन्फिनिटी पर है, तो ये जो पॉइंट है वो सोर्स से कितने डिस्टेंस पर है? पॉइंट ए। सर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। पॉइंट बी, सर ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। पॉइंट सी, ये भी। तो इन सभी पॉइंट, क्या ये सिर्फ पॉइंट है? सपोज करो ये बीम है लाइट का, मतलब ऐसे इधर है इधर भी है, तो बेसिकली ये एक लाइन बनाओ या प्लेन बनाओ, समझ रहे हैं ना? सिर्फ ये 4 रे नहीं है, बहुत सारे बंडल है। ठीक है, तो एक यहां पर ऐसा लाइक दिस, ये जो एक प्लेन है दिस, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका फेज सेम होगा, क्योंकि ये एक प्लेन है। ठीक है, अब यहां से लाइट आ रही है तो सबको एक साथ एनर्जी मिलेगा ना, तो सब एक साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, सबका फेज सेम होगा। तो यानी इस प्लेन पे जितने पार्टिकल्स हैं दिस इज नोन एज द प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा कुछ डिस्टेंस पर मान लो ये है, एक और प्लेन बना दिए, तो ये सब क्या हो गए? प्लेनर वेव फ्रंट। समझ गए? मतलब इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब की इंटेंसिटी क्या होगी? बताओ। इंटेंसिटी सेम होता है। ठीक है, तभी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल सेम होता है। अच्छा, अब यहां पे चलो ये बात समझ गए। अब बताओ क्या तुम्हें वेव फ्रंट समझ आया? बताओ, क्या वेव फ्रंट समझ में आया? वेव फ्रंट सुनते ही तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? अच्छा, इक्वी फेज सरफेस, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें से जो मोस्टली हमारे यूज आएगा ना वो आएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, ये दो आपको मोस्टली यूज में आने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइगन्स वेव थियरी। इन भाई साहब ने क्या बताया था, लाइट को क्यों कैसे वेव बोल दिया था, ठीक है, और उन्होंने क्या थियरी दिया था, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ना वेव फ्रंट वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, इसीलिए आपको वेव फ्रंट पहले बताना पड़ा। आई होप आपको कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको।
हाइगन्स व्हाइटज़ार्ड के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। 2-3 बातें उन्होंने बोला था जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है। सबसे पहली बात, वेव फ्रंट आप समझ चुके हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी पॉइंट सोर्स है वो एक सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होता है, वो वहां से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। वेव इज व्हाट? वेव इज नथिंग, इट्स जस्ट अ डिस्टरबेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ठीक है, और वहां से जो एनर्जी है, जो लाइट है, इन द फॉर्म ऑफ वेव आगे प्रोपगेट कर जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी सोर्स, दिस इज सोर्स, इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स देन यहां पर एक वेव फ्रंट होगा, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, मतलब ये सोर्स है, इसने यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो यहां से वेव आगे निकल गई, एनर्जी आगे जा रहा है। तो बोला फर्स्ट पॉइंट बड़ा ही सिमिलर है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, वही चीज यहां पर है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। यहां पे वेव कहने का क्या मतलब है? लाइट। लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एक बल्ब है तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा टू द वेव फ्रंट। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये थ्योरी समझ के ना बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। सिर्फ इन 3 पॉइंट के बेसिस पर ना एक बार आईआईटी 2007 में क्वेश्चन पूछ दिया था, 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए थे उन्होंने, ठीक है, पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आ गया था सिर्फ इन टुच्चे पॉइंट्स पे, ठीक है। अच्छा, ये समझ गए, हमेशा ध्यान रखना। बता भी दिया आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में भी और प्लेनर वेव फ्रंट में भी। जैसे मान लो कि ये प्लेनर वेव फ्रंट है, तो इस मैं बोलूं कि लाइट का डायरेक्शन, आप बोल सकते हो सर ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्लेनर वेव फ्रंट को ना बार बार ऐसे प्लेन नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको शॉर्ट में ऐसे बना देंगे, बस। दिस इज द प्लेनर वेव फ्रंट। तो लाइट हमेशा इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। इस साइड से भी इंसिडेंट हो सकता है। मान लो कोई भी प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे है, तो लाइट कैसे भाई? लाइट ऐसे हो सकता है, हमेशा इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? बस यही फर्स्ट पॉइंट था, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट समझो। अब इसने तो भाई यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, अब इसको इनफाइनाइट वेव फ्रंट होंगे। हम पहला एक वेव फ्रंट यहां पर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, दिस इज द फर्स्ट वेव फ्रंट। तो यानी सोर्स से एनर्जी अब यहां पहुंच गया है, तभी तो ये सब मोशन स्टार्ट करना, ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, सब सेम फेज में है, तो हमने वेव फ्रंट बना दिया। अब बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स नोन एज द सेकेंडरी सोर्सेस। सो दिस इज योर प्राइमरी सोर्स, इसका काम है एनर्जी आगे पहुंचाना। इसने एनर्जी आगे पहुंचा दिया, इन सभी पॉइंट्स को एनर्जी मिल गई। अब उसने बोला भाई मेरा काम खत्म, अब तुम लोगों का काम है कि ये जो आगे है ना, आगे फॉरवर्ड करो, मतलब ये अब एनर्जी आगे सेंड करेंगे, ठीक है ना। सोलमन भाई ने बोला था कि थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों को आगे फॉरवर्ड करो। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये क्या बोलता है कि तुम सब अब एक इंडिपेंडेंट तुम सोर्स हो, तुम सब अब सोर्स बन जाओ, अब तुम्हारा काम है एनर्जी आगे करना। तो दैट मींस इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है ना, वो सब अपने मन के मालिक हो जाएंगे, अपना अपना वो एक सोर्स बना लेंगे, ठीक है, वो खुद एक सोर्स बन जाएंगे। इनफाइनाइट होगा, दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे बना रहा हूं। और वो कैसा सोर्स बनेगा? पॉइंट सोर्स। अब जैसे सोर्स है तो वेव फ्रंट है, सोर्स है तो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है तो सोर्स है। अब जैसे ये एक सोर्स बना तो इसका मतलब इसका अब अपना एक वेव फ्रंट होगा। अब पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल। तो इनका एक अपना वेव फ्रंट बन जाएगा ये। अब एनर्जी आगे पहुंच रही है। सो अब देखो मैंने क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स नोन एज सेकेंडरी सोर्सेस। तो इन सभी पॉइंट्स को क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी सोर्सेस। अब ये सेकेंडरी सोर्सेस होंगे, these secondary sources produces their own spherical wave front,
which are called secondary wavelets. अब इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोल सकते थे ना, लेकिन पता नहीं क्यों नाम रख देते सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है भाई, रख दिया तो हम बोल देंगे, सहलेंगे थोड़ा। ठीक है, सो क्या करेंगे, इस सब को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये एक वेव फ्रंट था, इस पे जो भी पॉइंट है वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स बन गया, जिसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। अब ये एक पॉइंट सोर्स है तो इसका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होना चाहिए, इसका मतलब इसका ऐसा ऐसा वेव फ्रंट होना चाहिए। आपने सिर्फ इधर ही क्यों दिखाया, अंदर की साइड में ये वाला पोर्शन गायब क्यों कर दिया? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर इसने ऐसा वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर दिया तो एनर्जी इधर भी तो आने लगेगी, तो ये एनर्जी को वापस भी सेंड करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अपन को तो एनर्जी आगे फॉरवर्ड करना है ना, समझ रहे हैं? इसीलिए जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट बनाता है, समझ गए? मतलब ये नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर मिला के एक सरफेस बना दो तो एक दूसरा वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, अब दूसरा वेव फ्रंट है तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे ये सब एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स काम करेगा, तो इनका ऐसा। ठीक है, मैं समझाने के लिए सर रफली डायग्राम बना रहा हूं, पीडीएफ में अच्छे से गिवन है, वहां से नोट करना नोटबुक में। ठीक है, सो इस तरह से एनर्जी जो है वो आगे प्रोपेगेट करती है। आई थिंक आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिर्फ स्फेरिकल वेव फ्रंट में नहीं, चलो प्लेनर वेव फ्रंट की बात करते हैं। लाइट ऐसे आ रही है लाइक दिस, एक ये वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, यहां कहीं पे सोर्स होगा इंफिनिटी पे, यहां तक एनर्जी पहुंच गई। अब ये एक प्लेनर वेव फ्रंट है, अब इसका क्या काम है, एनर्जी को आगे पहुंचाना। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब एज अ सोर्स काम करने लगेगा। कैसा सोर्स? पॉइंट सोर्स। तो उनका अपना एक वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? ये मत सोचना कि सर इसका भी प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा, ना ना ना, इस पे जो ये सोर्स बन रहा है ना वो कैसा बन रहा है, न्यू सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स बनता है, इसलिए वो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पे बनेगा लाइक दिस। एनर्जी अब आगे ऐसे पहुंचेगी। ठीक है, और इनके जो टेंजेंशियली एक सरफेस ड्रॉ कर दोगे तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, अब एनर्जी यहां पहुंच गई, तो इस पे जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्स वो एक वेवलेट्स बनाएगा, इसको मिला दो तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। सो आप देख रहे हो कैसे एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे एनर्जी जा रही है। सो ये कहानी इन्होंने ऐसे बताया था, हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम टेकन बाय ईच रे फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट रिमेन सेम। मतलब दिस इज द सोर्स, दिस इज द फर्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज द सेकंड वेव फ्रंट। लाइट जो होता है, रूल नंबर 1 दैट इज हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2। ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है P, दिस इज वेव फ्रंट Q। तो यहां से यहां जाने में इसको टाइम लग रहा है T1, तो इस लाइट को भी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में टाइम लगेगा T1, यही बोला। ठीक है, टाइम टेकन बाय ईच रे फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट रिमेन सेम। ठीक है, इस लाइट को, इस वाली लाइट को यहां से जाने में कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। इसको भी यहां से जाने में टाइम T1 ही लगने वाला। तो इन तीन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। कैसा लगा आपको ये वेव ऑप्टिक्स सेटअप थ्योरी? थोड़ा सा अजीब सा ना, थोड़ा भारी भारी टर्म्स यूज करते हैं, वेव फ्रंट्स, वेवलेट्स और ये सब पता नहीं क्या क्या। डरना नहीं है अपने को, डरना बिल्कुल नहीं है। अभी देखना, वेव फ्रंट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, नोट करो इसको। अब थोड़ा सा वेव फ्रंट के बिहेवियर को समझते हैं, क्या है। अच्छा, पॉइंट सोर्स बोला ना मैंने,
तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सोर्स is at infinity or source is at very large distance, planar wave front. Okay, light is always perpendicular to the wavelength. ठीक है, wavelength नहीं wave front। हाँ, okay। अच्छा, एक और चीज बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, उनको वेव फ्रंट ड्रॉ करना नहीं आता। जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो लाइट है वो कन्वर्जिंग नेचर का भी हो सकता है बीम, और डाइवर्जिंग नेचर का भी हो सकता है। लाइक ये ऐसा, ये कैसा है, डाइवर्जिंग, ठीक है। ये कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर। ओके, अब इसमें वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, इसमें भी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। देखते तुम समझ गए कि सर वेव फ्रंट तो स्फेरिकल होगा, क्यों? सोर्स को ढूंढो, सोर्स को ढूंढो। सोर्स को ढूंढो का क्या मतलब है, मैं क्या करता हूं, मैं अपना बताता हूं। ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉइंट वेयर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। मैं हमेशा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस की बात करता हूं, ठीक है। सो ये डाइवर्जिंग नेचर है, तो इसका यहीं कहीं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा। पॉइंट है, इसीलिए स्फेरिकल बोल रहा था। ये मिल रहे हैं तो ये इसी पॉइंट पे मिलेंगे ना, तो पॉइंट है ना, तो इसलिए इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। पहली बात समझना है, कैसा बनेगा वो देखते हैं। कंसीडर दिस पॉइंट एज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। इमेजिन कर लेना, कंसीडर दिस पॉइंट एज द सेंटर ऑफ स्फीयर, और यहां से स्फीयर ड्रॉ कर लो। तुम सोचोगे सर स्फीयर पूरा क्यों नहीं ड्रॉ किया? बावले लाइट हमारा सिर्फ इधर है अभी, तो हम इधर की एनर्जी की बात करेंगे ना, इधर तो हमारा फोकस ही नहीं। समझे बात को, ठीक है। बुक्स में लिखा होता है कि फॉर द डाइवर्जिंग नेचर द वेव फ्रंट इज कॉनकेव, लाइक कॉनकेव। मैं आपको नहीं बोलूंगा ये सब लिखने के लिए, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। क्या रटना है, इमेजिन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस एज अ सेंटर ऑफ स्फीयर एंड मेक द वेव फ्रंट, ठीक है। ओके, सो ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, हमेशा ये पॉइंट ड्रॉ नहीं करेंगे, मन में करना है। इसको ड्रॉ, ये सेंटर मान के आप अगर स्फीयर बनाओगे तो कैसा स्फीयर बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। सो दिस इज, समझ गए? अभी प्रैक्टिस कराता हूं ना, अभी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं। चलो मान लेते हैं कि हम प्रिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म से ही स्टार्ट करता हूं। कोई हमारे पास प्रिज्म, थिन प्रिज्म मान लेते हैं, ठीक है। इस पे लाइट आती है, मतलब ये वेव फ्रंट है, लाइक दिस। कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट्स। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ये कैसा होगा, इस चीज को समझते हैं। तो ऑलवेज थिंक अबाउट लाइट। वेव फ्रंट को देखते ही ना तुम रे बना लो। अच्छा, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, इसका मतलब लाइट है कि इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल होगी, और वो हमेशा इस पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। ओह, लाइक दिस, ठीक है। बस अब ये लाइट जब इसमें इंसिडेंट करेगा तो ये इसका ओरिजिनल पाथ, आपको भी पता है कि ये यहां से क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। सब फॉर्मूला आपको याद ही होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर द थिन प्रिज्म। सो अब बताओ वेव फ्रंट कैसा बनेगा? क्या अभी भी ये लाइट पैरेलल ही निकल रही है ना, बिल्कुल है ना, डिस्पर्शन को अभी हम नहीं कंसीडर कर रहे। सो ये भी वेव फ्रंट बना, ठीक है। मतलब पहले ये देखो ऐसे आ रही थी, अब ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। क्यों टिल्ट किया? क्योंकि लाइट डेविएट हो रही है, और वेव फ्रंट हमेशा लाइट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, कितना टिल्ट हुआ, तो भाई इफ दिस इज डेल्टा तो ये भी डेल्टा होगा, मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। तो यही बिहेवियर था, इसी को एनालाइज करना है, वेव फ्रंट ऐसे बिहेव करता है। दूसरा, मान लो कि हम कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है,
यहां से वेव फ्रंट को पास करा रहा है, तो क्या होगा? मान लो कि हमारे पास जो वेव फ्रंट है लाइक दिस, ये इनकमिंग वेव फ्रंट, तो बताओ आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सर ठीक है, सॉल्व करते हैं। सर ने बोला है कि वेव फ्रंट को देखते ही तुमको लाइट बनाना है, ठीक है। प्लेनर वेव फ्रंट है तो इंफिनिटी से लाइट पैरेलल आ रही है, ओके। अब देखो, अब भूल जाओ वेव ऑप्टिक्स कुछ भी, अब रे ऑप्टिक्स में आ जाओ। लाइट जब पैरेलल इस पे इंसिडेंट होती है तो क्या करती है? वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये तो कन्वर्जिंग नेचर का हो गया। कन्वर्जिंग नेचर जैसा आया तो कैसा वेवफ्रंट बन जाएगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाएगा। सो दे कंसीडर द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड मेक अ स्फीयर। ये अगर सेंटर है तो स्फीयर ऐसा ही बनेगा ना। ब्लैक कलर से बना देता हूं। अब बच्चे सोच रहे होंगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये पूरा स्फीयर ऐसे भी तो बना सकते थे। वो भी बनेगा, पर लाइट जब आगे जाएगी ना तो उसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। लेकिन अभी हमारा फोकस वहां उतनी दूर तो हम सोच ही नहीं रहे, तो मैं बस यहीं पे सोच रहा हूँ फोकस से पहले। तो यहां से देख एक चीज समझ में आया, वी कैन कन्वर्ट अ प्लेनर वेव फ्रंट इनटू अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। हो गया ना कन्वर्ट, समझे? अच्छा हो गया। थर्ड देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस। यहां से अगर कोई वेव फ्रंट आ रही, बताओ, चलो तुम लोग ड्रॉ करो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा। चलो तुम लोग ड्रॉ करो। Always think about light. Light is always perpendicular to the wavefront. Okay. कॉनकेव है, नेचर कैसा? डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज कर देगा। सर ने बोला है कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो तो उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल बनता है। और कैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट? कंसीडर द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एज द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड मेक द स्फीयर। ओके ओके। अब यहाँ पर एक्चुअल में पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा है, अपीयर में भी चलेगा। सो इसका अपीयर यही है, बस इसको बना लो तो कैसा वेवफ्रंट बनेगा। अब बच्चे ने ऐसा बना देंगे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि लाइट इधर जा रही है ना। ये पता नहीं चला सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? अरे बड़ा ही सिंपल है यार, क्या बताऊं मैं इसमें। हमेशा लाइट को देखो, लाइट कहां से निकल रही है? इस पॉइंट से, तो इसको सेंटर मान लेना, सेंटर मान के स्फीयर बना दो। अब आप बोलोगे सर आप इधर क्यों नहीं बना रहे? तो लाइट उधर जा ही नहीं रहा ना, एनर्जी उधर जा ही नहीं रहा, तो वेवफ्रंट कहां से होगा? समझे? ठीक है, देखो ये होंगे ऐसे। एक्चुअली ये यहां भी नहीं बनाना चाहिए हमें, तो समझाने के लिए मैंने आपको बनाया, क्योंकि लाइट हमारा इधर है ना, एनर्जी इधर है, तो वेवफ्रंट उधर बनाएंगे। समझ गए? यहां पे वेवफ्रंट क्यों नहीं बनाएंगे? समझे ना? क्योंकि यहां तक तो लाइट अभी प्लेनर वेवफ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसका वेवफ्रंट ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बना है? क्योंकि ये इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, सो कंसीडर दिस पॉइंट एज द सेंटर ऑफ स्फीयर। समझे? सो प्रिज्म से बिहेवियर देख लिया, लेंस से बिहेवियर देख लिया, इस लेंस से भी देख लिया। चलो मिरर रिफ्लेक्शन में देखते हैं। इन सब में तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन पे कैसा बिहेव करता है? फोर्थ कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई साहब। वेवफ्रंट आया ये, चलो बताओ, ड्रॉ करो इसका। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा वेवफ्रंट बनेगा? ऑलवेज थिंक अबाउट रे।
कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसको क्या कर देगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूं, इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी, सो जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब यहां पर जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा वेव फ्रंट बनेगा, ये प्लेनर वेव फ्रंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्फेरिकल वेव फ्रंट में। कंसीडर दिस पॉइंट एज अ स्फीयर, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे हम ये वेव फ्रंट बना सकते हैं क्योंकि लाइट इधर ही है, ठीक है। यहां पे क्यों नहीं बनाया, समझे ना। अच्छा फोर्थ हो गया, फिफ्थ कॉन्वेक्स मिरर को भी क्यों छोड़े, उसको भी समझ लेते। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका इनकमिंग वेव फ्रंट, ठीक है। लाइट आ रहा है, ओ भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इसको डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग नेचर। अच्छा कहां है पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, दिस, कंसीडर दिस एज अ स्फीयर। अब बना दो वेव फ्रंट, ठीक है सर। दिस सर यहां पे क्यों नहीं बनाए, यहां तो लाइट है ही नहीं, तो इधर वेव फ्रंट बनाने की क्या जरूरत, समझे। सो दिस इज द वेव फ्रंट, ये आपका वेव फ्रंट है, ठीक है, लिख लेना कि ये वेव फ्रंट है। सो यहां से एक कंक्लूजन भी समझ में आ गया कि विद द हेल्प ऑफ these lenses and these mirrors we can convert a planar wave front into spherical wave front. So this is it, this is the behavior of wave front with the devices, optical devices है ना ये। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इस चैप्टर में हम जो भी डिवाइस यूज करेंगे उस वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरेबल होगा, ठीक है, करेंगे, बिल्कुल ठंड रखो, थोड़ा सब्र रखो, करेंगे। अभी तो बस मैंने आपको एक हाइगन्स भाई साहब की जो थियरी थी ना, जिनको एक्सेप्ट भी नहीं किया था लोगों ने, फिर भी अपन पढ़ते ही है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने सारे एटॉमिक मॉडल्स लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पढ़ते हैं ना, इसलिए इसको भी अपन पढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छी चीज है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। सो नोट कर लो इसको। ओके क्लास, तो मोर देन 40 मिनट्स ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे फिनिश कर देते हैं। मस्त नोट बनाना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। न्यू नोटबुक ले लो वेव ऑप्टिक्स के नाम से, उसमें आराम से आप लोग नोट्स बना के आज ये सबमिट करना है आपको एज अ होमवर्क। कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, थ्योरी पढ़ाया, उसमें क्या क्वेश्चन दो, ठीक है। बस आपको ये जो भी आज थ्योरी पढ़ाया है ना वो आपको नोट करके सबमिट करना है, ओके। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। इस पे ना कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, आईआईटी का एक क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा कि कैसे हाइगन्स की जो 3 थ्योरी पे हम उन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय क्लास, बाय एवरीवन।